ओके, अभी वन मेरा और क्या काम है? सारे बच्चे आ गए ना? ठीक, तो हम क्या करें अभी ना, उसी को कंटिन्यू करें। तो हम ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन मिला हमें। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन को मैंने लिंक करने की कल कोशिश कर रहा था, कौन किसकी अनहाइड्राइड है। कुछ होते हैं सिंपल अनहाइड्राइड, कुछ होते हैं मिक्स्ड अनहाइड्राइड। मिक्स्ड अनहाइड्राइड होते हैं, जैसे मिक्स्ड अनहाइड्राइड आप देखें कि ये मिक्स्ड है वो मिक्स्ड है, ऐसा आप देखें तो उस तरीके से होते हैं मिक्स्ड अनहाइड्राइड। तो कुछ सिंपल अनहाइड्राइड होते हैं। आपको कुछ समझ में आया था ना कल, जैसे मैंने किया था, लिख तो दिया था डिटेल, तो पता चल जाएगा। सुनिए, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली उन इक्वेशन से पहचान लेता हूँ कौन मिक्स्ड अनहाइड्राइड है कौन सिंपल अनहाइड्राइड। मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन है, लेकिन गलत नहीं होता उस रास्ते से। जैसे HClO2 HClO3 मिलके एक मिक्स अनहाइड्राइड होगा, लेकिन HClO और HClO3 मिलके नहीं होगा, ये तो आइडिया था ना मुझे। HClO HClO2 मिलके भी नहीं होगा, बल्कि HClO2 HClO3 मिलके एक होगा, HClO3 HClO4 मिलके और एक होगा। ये आइडिया तो था मुझे, मैंने तो HClO HClO2 मिलाया नहीं, तो थोड़ा आइडिया तो है, बट लिंक करता हूँ ना, समझ में थोड़ा जल्दी आता है, याद रहता है। वो मिक्स अनहाइड्राइड था। Now I'll continue writing about those ions and the acids, right? Right, continue writing with me. लिखिए, acidic strength, ये ठीक है। ज्यादा नेगेटिव है ना क्लोरीन, तो होगा ही, ये भी सही है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सब पूछते हैं। तुम्हें अगर लगेगा कि सर कैसे कर रहे हो आप एसिडिक स्ट्रेंथ को, थिंक सिंपल ना, जिसकी ये सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो जिसमें इंट्रिंसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ज्यादा एसिडिक है। इनमें क्या है ना, सब एलिमेंट क्लोरीन है, मैंने इंट्रिंसिक नेचर सबकी समान है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ ज्यादा है, +7 +5 +3, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज्यादा एसिडिक है। अब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ClO माइनस, या आप HClO लिख सकते हो, ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस, ऐसे होता है। ClO माइनस ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी, बड़े तेजी से टूटता है, बहुत अनस्टेबल है ये, उस पर पीपाई डिपाई बॉन्डिंग नहीं है। इसलिए कल तुम देख रहे थे ब्लीचिंग पाउडर HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा था, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में यही है, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन दे देता है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अगर मैं देखो, रुकिए मैं सोच रहा हूँ कुछ, ब्रोमेट क्लोरेट आयोडाइड होगा ना? हाँ होगा, ब्रोमेट क्लोरेट आयोडाइड। ये पूरा डाटा, मैं डाटा याद करके लिख रहा हूँ, अगर मुझसे गलती होगा ना मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये डाटा बेस्ड है पूरा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा। ये कभी लग सकता है, WBJE में ऐसा सब क्वेश्चन थोड़ा सा दिखता है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डाटा से कर रहा हूँ मैं। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, मुझे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं किन के बारे में पढ़ा रहा हूँ? ऑक्सो एनायंस, ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्साइड्स टुगेदर कर रहा हूँ। ऑक्साइड्स को मैंने अनहाइड्राइड की तरह जोड़ दिया, बाकी ऑक्सो एनायंस एंड ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहा हूँ। ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डाटा बेस्ड है, ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ में नहीं आता है। एक और पॉइंट है कि सोच रहा था कुछ और, एक पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बात, स्टेबिलिटी कर सकता हूँ या ClO4 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा पीपाई डिपाई बॉन्डिंग।
यही ClO माइनस कम स्टेबल है, इसीलिए तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस पे अच्छा पीपाई डिपाई बॉन्डिंग होता है, वेरी इफेक्टिव पीपाई डिपाई बॉन्डिंग। और पीपाई डिपाई बॉन्डिंग का लिख दो, प्रेजेंस ऑफ पीपाई डिपाई बॉन्डिंग इसमें है, इसलिए स्टेबल है। ठीक है, नोट करके लिख देता हूं। HClO3 है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट, बड़ा तेजी से डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। जैसे HClO3 डिस्प्रोपोर्शनेट करें तो क्या बना है, HClO4 प्लस ClO2 प्लस वाटर, ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ, +5 से +4 भी गया, +7 में गया, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है HClO3। मेरा ऑक्सो एनायंस वाला पार्ट खत्म हुआ है, वो खत्म हो गया। अब हेलोजन फैमिली की लास्ट कंपोनेंट में लूंगा, जो इंटरहेलोजेंस है और स्यूडो हैलाइड्स है। तो हेलोजन फैमिली हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं। अब इंटरहेलोजेंस, इंटरहेलोजेंस एज द नेम इंप्लाइज, हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके इसे बनाता है। इंटरहेलोजेंस are found as इंटरहेलोजेंस are found as AX, X3, X5 and X7। इस तरीके से इंटरहेलोजन पाए जाते हैं। Where X is smaller atom than A, हम बहुत एग्जाम्पल लिखेंगे, उल्टा कभी नहीं होता है। मैंने आपको कभी कंपाउंड ऐसा नहीं मिलेगा FCl3, नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ClF3। X को छोटा होना पड़ेगा A से, तभी जाके X3 X5 होगा। ये कंपाउंड कभी नहीं बनता है, ऐसे कंपाउंड बनता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। एग्जाम्पल तो लिखूंगा बहुत सारे, बट पहले इंट्रोड्यूस किया ऐसा। तो X3 X5 X7 4 कैटेगरी के होते हैं, और X इज स्मॉलर देन, ये इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। अब इंटरहेलोजन में से हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे आयोडीन प्लस क्लोरीन। आप लिक्विड ले लो, क्लोरीन लिक्विड लेके काम करना पड़ता है, ये बनाता है ICl। इसी आयोडीन प्लस क्लोरीन लिक्विड एक्सेस ले लो, तो बनाएगा ICl3। क्लोरीन को डायरेक्टली फ्लोरीन पे रिएक्ट कराने से ClF बनता है। ऐसे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स की। IF5, IF7, ये दोनों है कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, IF5 IF7। IF7 एकमात्र कंपाउंड है X7 कैटेगरी की, ये 5 मैंने दोबारा गलती से 5 लिखा है, ये 7 है। अब ClF5, BrF5 are colorless liquids। BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड। ये ना मैं तो रेकमेंड करूंगा याद रखने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है मैं समझ रहा हूँ, एनसीईआरटी में देख रखा है। I2Cl6 जो कि ICl3 है, ऑरेंज कलर सॉलिड है। ICl भी सॉलिड है, रूबी रेड सॉलिड है। कुछ एग्जाम्पल लिखा, एक दो रिएक्शंस लिखा। अब क्या लिखूंगा ना,
सोच रहा हूँ। I2Cl6, ठीक है, BrF3, और कौन हो सकता है, R, good conductor of electricity in molten state. As they ionize, molten state में आयनाइज कर लेते हैं, जैसे I2Cl6 आयनाइज करके बनाता है ICl4 प्लस ICl2। अब ICl4 माइनस होगा, ICl2 प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि इस कंपाउंड में आयोडीन +3 स्टेट में था, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं किया। आयोडीन +3 4 क्लोराइड मिलके -1, और आयोडीन +3 2 क्लोराइड मिलके +1 हो गया। ये दोनों आयन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। BrF3 भी ऐसा ही आयनाइज करता है। अच्छा रुको ना, मैं थोड़ा BrF3 के बारे में देखूँ, हाँ वो कंडक्ट करता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, रुको। एक क्वेश्चन कहीं देखा था बहुत दिन से, आता नहीं है ज़्यादा बट फिर भी रेडी हो देते हैं। हाँ करता है BrF3। IF5 भी करता है, तो छोड़ देते हो, गैस है, लो टेम्परेचर में लेना पड़ेगा। ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये हो गया इंटरहैलोजन की। थोड़ा सा मैंने बताया कि पैटर्न है, एक दो रिएक्शन बताया, ज़्यादातर एक्सेस रिएक्ट करने से ऐसा होता है। कुछ फिजिकल स्टेट बताया, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताया, कुछ हाइड्रोलिसिस बताया होगा। BrF5 इंटरहैलोजेंस हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज कैसे हाइड्रोलाइज करते हैं? BrF5 प्लस वाटर, HbRO3 प्लस HF। ब्रोमीन यहाँ +5 स्टेट में है, तो +5 स्टेट में हाइड्रोलाइज करके HbRO3 बना लिया। कल मैंने आपको सिखाया था कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में सेंट्रल एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना करके ऑक्सी एसिड बनाता है। तो ब्रोमीन +5 में है, +5 के ऑक्सी एसिड HbRO3, और क्लोरीन पेरिफेरल एटम है, उसकी हाइड्रो एसिड HF। हैलोजेंस हाइड्रोलाइज करते हैं। इंटरहैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, क्योंकि उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होता है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फ्लोरीन है, फ्लोरीन को छोड़ के ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इंटरहैलोजेंस बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड एनर्जी। ये इंटरहैलोजेंस के बारे में आप इतना पढ़ोगे, कुछ फिजिकल स्टेट पढ़ोगे, एक हाइड्रोलिसिस दिखाया। हाइड्रोलिसिस का कंडक्ट मैंने थ्योरी में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बार बार कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में सेंट्रल एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करके एसिड बनाता है, पेरिफेरल एटम हाइड्रो एसिड बनाता है, ये ऑक्सो एसिड बनाता है। ये हो गया मेरा, बस ठीक है। और एक रिएक्टिविटी था बट थोड़ा कम पूछते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रिएक्टिविटी ClF3 ज्यादा रिएक्टिव है देन BrF5, देन IF5, IF7। रिएक्टिविटी ऐसा होता है। इसके बाद फिर ClF आएगा, इसके बाद BrF3 आता है, और नहीं चाहिए, थोड़ा रिएक्टिविटी दिखा दिया कि ऐसे रिएक्टिविटी हो सकता है।
इंटर हेलोजन खत्म होने के बाद मेरा लास्ट हेडिंग है हेलोजन फैमिली की, 3 घंटे के आसपास पढ़ा चुका हूँ हेलोजन फैमिली। स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं? ये हैलाइड तो नहीं है बट हैलाइड जैसा बिहेव करते हैं। सर्टेन anions behave like halides. जैसे एग्जाम्पल अजाइड, साइनाइड, CNO माइनस, है ना, SCN माइनस, थायसानेट, सानेट, ये सारी चीजें हैलाइड जैसा बिहेव करते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्यूडो हैलाइड्स। स्यूडो हैलाइड्स जैसे कि क्लोरीन इज ए गैस, ये गैस है ना, ये भी गैस है, ये साइनोजन गैस है, पूरा वैसे ही बिहेव करेगा। ये भी गैस है, HCN2, ये पूरा गैस है। थायोसाइनोजन बोलते हैं, नाम लिखा नहीं मैंने। ये एसिड है ना, HCl एसिड है एक्वस मीडियम में। हाँ, HCN, HSCN, ये तो सब एसिड है। N3H सब तो एसिड है। ये स्यूडो हैलाइड है। बस मेरा हेलोजन फैमिली खत्म हुआ, और मैं समय नहीं दूंगा हेलोजन फैमिली को। मैंने बहुत समय दे दिया हेलोजन फैमिली। अब मुझे नोबेल गैस पे चलना है। चलो, नोबेल गैस हमारा ग्रुप 18 है, लास्ट ग्रुप है। कुछ अच्छे पॉइंट्स है, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है ग्रुप 18, जो कि लास्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का। इसके बाद शायद कोऑर्डिनेशन या डी ब्लॉक आएगा। अच्छा सुनो, ग्रुप 18 में कौन कौन है? ग्रुप 18 में है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पॉइंट मुझे लिखना है। जैसे पहला पॉइंट है कि जरा आप मुझे बताओगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। जरा आप बताओ तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ किसकी हाईएस्ट है? जल्दी। हीलियम। हाँ, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस मैंने डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जरा बताइए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पे हाँ एक पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीनिंग जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, आपको उल्टा एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, वो एनर्जी छोड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of these elements is positive. सर हाँ बोलो। क्या इसका पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा? हाँ यही तो, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि डी एक थोड़ा छोटा है। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा लिखते हैं इसे, ईजी ऐसा लिखते हैं। अगर देखोगे हाईएस्ट है तुम्हारा नियॉन के लिए, मैं भी याद कर रहा हूँ, इसके बाद आर्गन है, आर्गन के बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन के बाद जेनॉन है, हीलियम सबसे छोटा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं भी याद कर रहा हूँ पूरा। अरे 110 आएगा, 96। रुको थोड़ा सा एनसीईआरटी देखता हूँ यहाँ। अच्छा मैं लिख लेता हूँ, बाद में देखूंगा, अपना तरीके से पहले लिख लो। मैं पूरा याद कर रहा हूँ क्योंकि कोई रास्ता नहीं है इसको इंटरप्रेट करने के। पॉजिटिव समझना आसान है क्योंकि इनर्ट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबरदस्ती आप दे रहे होंगे,
किसका ज्यादा है किसका कम है? दिस वन देख लेता हूं, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। इसको कभी क्वेश्चन की तरह देखा नहीं मैंने आज तक, बट हमें तैयार रहना है। ये इंटरहैलोजन से वो कलरलेस गैस जो मैंने लिखा येलो ग्रीन लिक्विड सब इसी जगह से था। ये ग्रुप 18 ऑकरेंस के बारे में बात करूं, मैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में देख रहा हूं, मैं टेबल पे काम कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हाईएस्ट है नियॉन, हाँ ठीक है नियॉन, हाँ ठीक है। नियॉन के बाद आर्गन क्रिप्टन समान है, ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेकिन ये पॉजिटिव है, वो जानना जरूरी है। हाईएस्ट नियॉन, फिर आर्गन क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, रेडॉन छोड़ो, रेडॉन हम छोड़ देते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, छोड़ दिया जाता है डिस्कशन से। तो लास्टली हीलियम आया, ठीक हुआ। ये जो एटमॉस्फेरिक कंटेंट बाय वॉल्यूम लिखा है ना, ये गलत है। हाँ ये गलत है, इन्होंने इसकी पता नहीं क्यों गलत किया है। इन्होंने क्रिप्टन को हाईएस्ट दिखाया है, आर्गन को ना 1.8 - 3 दिखाया है, बट वो नहीं है। आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट है एटमॉस्फेरिक एयर में, आर्गन की कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। ये क्यों दिखा है आई डोंट नो, मैं आर्गन ही लिखने वाला हूँ। देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है कि आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। And helium is most abundant in universe. Next, thermal conductivity. Decreases down the group. थर्मल कंडक्टिविटी, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट। थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ ठीक, डिक्रीजेस होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये आसान है, पता है क्यों आसान है? क्योंकि इनमें कुछ फोर्स आता नहीं है, खाली वैंडरवाल फोर्स आता है, और वैंडरवाल फोर्स जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहीं जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस नीचे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसान है। और वैंडरवाल फोर्स बढ़ने के कारण सॉल्युबिलिटी भी नीचे की तरफ बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मैंने क्या किया पता है, मैंने कैसे सोचा, मैं देखूंगा एक बार, लेकिन मैंने क्या सोचा मैं बताऊंगा आपको, रुकिए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस, मैंने एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को याद करके वहां से लिंक करने की कोशिश की, बताऊंगा। वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज की तो कोई बात नहीं है, नीचे बढ़ेगा कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं नहीं लिखा उसको। अब ना नेक्स्ट पॉइंट है कि, अच्छा वो बात बता सकता हूँ, यहाँ एक पॉइंट है, यहीं पर लिख देता हूँ। एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज बिलो 4 केल्विन, मैं कर देता हूँ ऐसा टेम्परेचर वैसे लिख,
in the range of 2 to 4 Kelvin. Helium shows superconductivity, पूरा थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट हो जाता है एंड behaves like क्या बोलूं इसे, मैं क्या सोच रहा हूं पता है, वो ना आप कंटेनर में ले लो हीलियम, 4 केल्विन के आसपास वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। 4 से नीचे जब जाओगे, नीचे सडनली बॉयल करना चालू करेगा, उल्टा करता है, टेम्परेचर कम करने पे बॉयल करता है। इसके बाद वो सुपर फ्लूइड है। सुपर फ्लूइड हो जाने के बाद ना वो ये वॉल को क्रॉल करेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, डिफाइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, पूरा ऊपर जाएगा और यहाँ से गिरेगा। इस कंटेनर को लीक भी कर जाएगा, कंटेनर के थ्रू लीक भी कर जाएगा। अजीब बिहेवियर दिखाता है लो टेम्परेचर में हीलियम। ये सब हमारी क्लासिकल दुनिया से परे है, क्लासिकल वर्ल्ड अंदर नहीं है ये। हम कभी कभी नहीं सोचते कोई सब्सटेंस ऐसा क्रॉल करेगा, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ है नहीं जो कि ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा कोई मैटर कोई ऐसा नहीं है जो कंटेनर के अंदर है बट टेम्परेचर कम करने से कंटेनर से निकल जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे होते हैं जो हमारी क्लासिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो क्लासिकल माइंड जिस संसार में जैसे जीता है वो क्लासिकल ऑब्जर्वेशंस को ही देखता है, वो उसको लगता है यही नियम है, ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए। बट कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो इसके नियम में नहीं आते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो ऑब्जर्वेशंस अभी मैंने बोला हीलियम के बारे में, इसकी कोई क्लासिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लासिकल वर्ल्ड को तो रूल में तो अगेंस्ट पे जा रहा है पूरा। इसके लिए जो भी एक्सप्लेनेशन है क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है। ये हीलियम की बिहेवियर है, ठीक है। इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी कहते हैं, मैंने इसकी विस्कोसिटी 0 हो जाएगा पूरा इस कंडीशन में आके। अच्छा, एग्जैक्ट सेंटेंस ना मैं थोड़ा अपनी बुक से देख के लिखता हूँ, अरे मुझे ये पार्ट करना है बट मुझे ना थोड़ा एक दो टेम्परेचर के रेंज शायद लिखना पड़ेगा डिटेल। Helium is the only don't write, मैं कल पढ़ रहा हूँ थोड़ा। Helium is the only element that forms a solid at very high pressure. Helium is the lowest melting point of any substance known. In liquid state, helium-1 is used as very low temperature refrigerant. When cooled below 2.178 Kelvin, its suddenly boiling stops. And undergoes a transformation to second liquid phase known as helium-2. This is called superfluid, as it has zero viscosity and very high heat conductivity. ठीक है, सब कुछ ठीक है, खाली लिखूंगा मैं very high super, इसको superfluid करके very high heat conductivity लिख देता हूँ। Superfluidity and behaves like a very good thermal conductor. Thermal conductor. Exact temperature 2.178 केल्विन लिखा गया है, मैंने 2 to 4 केल्विन लिखा, ठीक है। It can climb the wall of your container. लिख देता हूँ वाला। ये मेरा प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी के बारे में गया। इसके लिए कोई थियोरेटिकल क्लासिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारी दुनिया के नियम से ये समझा नहीं जा सकता।
अब ना मुझे काम करना है इनकी डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी एंड आइसोलेशन। डिस्कवरी एंड आइसोलेशन में कम सेंटेंसेस बट ठीक है। जैसे सबसे पुराना डिस्कवरी है हीलियम, ये सन में पहले डिटेक्ट हुआ था, तो ग्रीक गॉड हेलियोस के नाम से हीलियम नाम रखा गया। नेक्स्ट डिस्कवर हुआ था आर्गॉन, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर से आइसोलेट किया गया था। आर्गोज वर्ड से आर्गॉन नाम रखा गया है, आर्गोज माने लेजी, क्योंकि रिएक्शन नहीं देता है। नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये तीनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से सेपरेट किया गया था। इसका मीनिंग है न्यू, इसका मीनिंग है हिडन, इसका मीनिंग है स्ट्रेंजर। रेडॉन सबसे लास्ट डिस्कवर हुआ था 1900 में, रेडिएशन के नाम से रेडॉन नाम दिया गया था, डॉर्न ने इसे डिस्कवर किया था। दो चार लिखूंगा, फिर आइसोलेशन के बारे में लिखूंगा। आइसोलेशन में क्या पढ़ना है आपको, आइसोलेशन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट 2 लाइन में मुझे बोलना है। इसको छोड़ के ये सारी नोबेल गैस एटमॉस्फेरिक एयर में थोड़ा मिलता है, कम कम करके भले ही हो लेकिन मिलता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर से इसे सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, तो रिएक्शन देते नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में होने वाले बाकी गैसेस को रिएक्शन के द्वारा रिमूव करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर निकाल देते हैं। फिर जो बचा कुचा रहा उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं, फिजिकल मेथड से। वो फिजिकल मेथड एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा लिखूंगा, राइट डाउन। डिस्कवरी एंड आइसोलेशन। रैली के एक्सपेरिमेंट था, लॉर्ड रैली के। सोच रहा हूँ कि लिखने का कोई कारण नहीं है, कोई पूछता नहीं है, नाम पूछता नहीं है। ये नियॉन के बारे में लिख देता हूँ। नियॉन, क्रिप्टन एंड जेनॉन वर डिस्कवर्ड बाय रामसे, विलियम रामसे था। ये 90s के अंदर 1890, 95 इसके आसपास कहीं पे सब कुछ किया था एक्सपेरिमेंट। हीलियम तो जैनसन लॉकेयर है, LOCKEYER ऐसा कोई स्पेलिंग है, उन आदमी की वजह से वो लिखेगा नहीं, क्यों लगेगा नहीं कभी भी। रेडॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, ये डॉर्न ने डिस्कवर किया था। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर contains noble gases, इसलिए noble gases are also called as aerogens। एरोजेंस। जिनास वर्ड का मीनिंग है प्रोड्यूसर। हेलोजन, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, हेलो माने सी सॉल्ट, हेलोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सी माने एसिड, एसिड प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन, हाइड्रो माने वाटर प्रोड्यूसर, पहले नाम सब ऐसे देते थे। कैल्कोजेंस, कैल्को माने मिनरल्स, मिनरल प्रोड्यूसर। एरोजेंस, तो एयर इज द प्रोड्यूसर ऑफ नोबेल गैसेस, एरोजेंस नाम होता था। Atmosphere contains noble gas to very little extent. Noble gases are separated from atmospheric air by chemico-physical method.
इन केमिकल केमिको फिजिकल क्यों है ना, इन केमिकल मेथड आप बाकी गैसेस को रिमूव करेंगे. बाय केमिकल मीन्स we remove nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor from air. This gives us a mixture of noble gases. From this mixture, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, अब तो रिएक्शन नहीं होगा ना, अब तो रिएक्शन नहीं करेंगे वो लोग, अभी सेपरेट करने का रास्ता फिजिकल मेथड है, इसलिए टाइटल केमिको फिजिकल मेथड है. फ्रॉम दिस मिक्सचर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. Physical method is based on the following two principles. First one, lower the atomic weight lower is the temperature needed for adsorption. जितना एटॉमिक वेट कम होगा टेम्परेचर कम लगेगा. Higher the atomic weight, higher is the tendency to remain adsorbed. मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस प्रिंसिपल कैसे हेल्प करता है, लेकिन नहीं चाहिए. ये आइडिया बहुत सिंपल है, समझना बहुत सिंपल है. जिसकी एटॉमिक वेट ज़्यादा है उस पर वैन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा. जिसकी एटॉमिक वेट कम है वो कम एडजॉर्ब होगा, तो आपको नेचुरली टेम्परेचर कम करना पड़ेगा उसे एडजॉर्ब करने के लिए. मैंने सब कुछ वैन डेर वाल्स फोर्स बेस्ड है, बट नियम ऐसा दिखता है. अच्छा, बाकी जो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में किसी ने मुझे पूछा था कि सर आप कैसे क्या किए, मुझे ना ये एक्सपेरिमेंट पता याद आया. इसी से मुझे पता था कि हीलियम बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है. इसी से मैंने थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की बात बोला. थर्मल कंडक्टिविटी नीचे की तरफ कम होने की बात इसलिए बोला था. अच्छा, अभी मेरा ये हो गया. अब ना हम चले प्रिपरेशंस, तो इतना ही प्रिपरेशन का कुछ नहीं. अब इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. कंपाउंड्स क्या है? एक छोटा सा पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं बहुत बार, वो ये है कि पहला कंपाउंड बर्थलेट ने बनाया था. बर्थलेट ने प्लैटिनम F6 माइनस और O2+ का एक कंपाउंड बनाया. सुन लीजिए, पहले प्लैटिनम के साथ, प्लैटिनम फ्लोराइड के साथ ऑक्सीजन ऐसी कंपाउंड देता है. तभी उसने कैलकुलेट किया तो उसे लगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जेनॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी है. ऑक्सीजन एटम की नहीं बोला मैंने, मॉलिक्यूल की बोला है. अगर मॉलिक्यूल O2+ बना पा रहा है और दोनों की आयनाइजेशन पोटेंशियल समान है तो जेनॉन भी तो बना पाएगा. ऐसी कंडीशन में ही ट्राइड एंड ही सक्सीडेड.
he succeeded to prepare a compound which he assigned formula like this. बट बाद में पता चला कि वो Xc प्लस नहीं है, बल्कि वो XcF प्लस है। क्यों Xc प्लस में प्रॉब्लम आपका क्या है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट दो जंप करके दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आप तो देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की बात करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, 0 तो होता है Cl2 स्टेज में, +1 हुआ, इसके बाद सीधा +3 है, इसके बाद सीधा +5 है, इसके बाद सीधा +7 है, +4 नहीं है, +3 +5 +7 होता है, जंप कर करके दिखाता है। जेनॉन का ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया नहीं जाता, नहीं है। जेनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +4 है, +6 है, +8 भी है, बट टेम्पोररी एग्जिस्टेंस है। तो अगर आप इसको सही मान लोगे तो आपको जेनॉन को +1 बोलना पड़ेगा, बट उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसने ऐसा सोच लिया था। इससे लिखोगे तो +2 दिखेगा आपको। तो मैं इतना लंबा तो लिखूंगा नहीं, कब करके तो पहला कंपाउंड बन गया। बन जाने के बाद क्लू मिल गया कि जेनॉन कंपाउंड बनाएगा, तो फिर बहुत सारे रिएक्शंस होने लगा करके कहीं कहीं कंपाउंड बनाया गया था। हमारा काम होगा, हम जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। लिखिए मेरे जो बर्कलेट कंपाउंड की इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, राइट डाउन। फिर ClO2 में +4 होता है ना क्लोरीन का? ClO2 में +4 तो है, ClO2 में +4 तो है, बट ये ना ज्यादातर टेंडेंसी उसकी वही होता है, दो जंप करके दिखाता है। +4 तो है ClO2 में, बात तो सही है, ज्यादातर टेंडेंसी लेकिन दो जंप करके दिखाता है। नाइट्रोजन ऐसा दिखाया, नाइट्रोजन +4 है बट 3 दिखाता है, 5 दिखाता है। डी ब्लॉक में ना ये बड़ा कंटिन्यूअस हो जाता है। अच्छा, कंपाउंड्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन एंड xenon are same. On the basis of this, Bartlett, LETT होगा ना, हाँ LETT होगा, Bartlett, who had prepared O2 plus PTF6 minus, tried to develop compounds of xenon and succeeded in preparing Xc plus PTF6 minus, later recognized as XcF plus PT2F11 minus, पेंटाक्लोराइड, हाँ ठीक है, PT2F11 माइनस। इस तरीके से उसे बाद में पहचाना गया था, बट पहले वो ऐसा सोचते थे। अच्छा, टुडे नाउ वी नो several compounds of xenon, and xenon is the most reactive of noble gases, compounds of xenon. अब हम पढ़ेंगे XcF2, XcF4, XcF6 के बारे में। XcF2, XcF4 and XcF6। इसमें xenon प्रिपरेशन में xenon फ्लोरीन, ये XcF2 बनता है,
वही जेनॉन फ्लोरीन डायरेक्ट रिएक्ट करो, XCF4 बनेगा। वही जेनॉन फ्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्ट करो, XCF6 बनेगा। फर्क है कि 1:5 रेशियो में है, वॉल्यूम रेशियो 1:5, ये 1:20 रेशियो है। ये कुछ किताबें 2:1 रेशियो लिखते हैं, मैं भी 2:1 रेशियो में लिखूंगा, कुछ उसे 1:2 लेकर लेते हैं। 1:20 रेशियो तक आते हैं, जैसे XCF6 बनता है। XCF4 को O2F2 में रिएक्ट करो तो ही XCF6 बनता है। तो ये जो चारों कंपाउंड्स है XCF2, अच्छा तीनों XCF4 and XCF6 all are crystalline substances, white color। कलरलेस लिखो, कलरलेस तो करता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कलर नहीं। ठीक है, अब ना इनकी हाइड्रोलिसिस, XCF2 reacts with water to form Xc plus HF plus oxygen। ऐसा लगा जैसे मानो जेनॉन को कंपाउंड करने का इच्छा ही नहीं था, टूट गया। XCF4 राइट, ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर लेगा XCO3 प्लस Xc प्लस O2 प्लस HF। ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिस्प्रोपोर्शनेट की बहुत उदाहरण है पी ब्लॉक में। जेनॉन बीच वाला ऑक्सीडेशन, क्लास4 बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसी डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में थोड़ी देर पहले आज ही मैंने क्लोरीन के बारे में पढ़ाया। HClO3 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, HClO4 एंड ClO2 बनाता है। कल मैंने पढ़ाया था आपको नहीं, दूसरे बैच में साथ पढ़ाया था। नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। फास्फोरस का तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनेट करता ही है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पी ब्लॉक में डिस्प्रोपोर्शनेट करने की एक टेंडेंसी होती है। ये अजीब तरीके से हाइड्रोलाइज किया देखिए, बट XCF6 जैसे आप सोचते हो ऐसा हाइड्रोलाइज करता है। जैसे सोचते हो का मीनिंग क्या है, मैं कल से आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया था। ये सेंट्रल एटम ऑक्सो कॉन्टेनिंग कंपाउंड बनाता है, पेरिफेरल एटम हाइड्रासिड हो जाता है, फ्लोरीन बन गया HF, ऑक्सो कॉन्टेनिंग कंपाउंड बना। ये भी ऐसा ही करता है। XCF6 में वो टेंडेंसी देखने को मिलता है, XCF4 में नहीं। XCF6 से बनाया ये XCOF4 प्लस HF। XCOF4 फार्दर रिएक्ट करे वाटर के साथ, बनाता है XCO3 प्लस HF। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। तो तीनों की हाइड्रोलिसिस थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट है यहाँ। All these three compounds, XCF2, XCF4 and XCF6 are good fluoride donors। वो दूसरों को फ्लोराइड डोनेट करते हैं to form complexes with Lewis acids like antimony pentafluoride, arsenic pentafluoride, platinum pentafluoride, सबके साथ। जैसे आप देखें XCF+
Pt2F11 माइनस, अभी बोला मैंने, अब तुझे ठीक समझ में आएगा। जैसे PtF5 का 2 पीस तो बना Pt2F10, XCF2 ने एक F से दे दिया तो Pt2F11 माइनस XCF बन गया XCF प्लस, ऐसा बनता है। XCF6 भी बनाता है पूरा, XCF5 प्लस, एंटीमनी SbF6 माइनस, ऐसा बनाता है। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्ट्रोफ्लोराइड। XCF4 में ये टेंडेंसी थोड़ा कम होता है, बट होता बिल्कुल है। XCF4 has a weak tendency to form this compounds, but बनाता बिल्कुल है, weak tendency to form this kind of compounds. अब XCF6 can also act as fluoride acceptor. CSF plus XCF6 तो CS plus XCF7 माइनस, ये एक्सेप्ट भी कर लेता है फ्लोराइड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बुक देखूंगा, उससे कुछ जरूरी चीज छूटा क्या? होल्ड ऑन। रुकिए, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। एक्सेप्टर बनाता है, टेंडेंसी तो कम है, ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए और एक रिएक्शन लिखूंगा। जेनॉन O2F2 के साथ भी रिएक्ट करता है। वाह, ठीक है, खाली एक सेंटेंस जोड़ूंगा और XCF2 का प्रिपरेशन का रेशियो देगा। लिखो, ये प्रिपरेशन का जो XCF2 चल रहा था, यहाँ पे एक जोड़ देते हैं, साइड में कर देता हूँ। Xc प्लस O2F2 करोगे तो भी XCF2 बनता है। जैसे XCF4 प्लस O2F2 किए हुए XCF6 बना, Xc के साथ करने से वो XCF2 बनता है। अब नेक्स्ट क्या लिखूं मैं? ठीक, अब हमें ये आकाश पे पूछते हैं, बट ना आने की चांसेस कम है। XCO3 अल्कलाइन मीडियम में ना एक ऐसी रिएजेंट बनाता है, HXUO4 माइनस, जैसे लगेगा कि कपल कर लिया पूरा है। अब ये XCO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, करके बनाता है XCO6 12 4 8 4 माइनस
प्लस जेनॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। माने यहाँ ना ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट है, बट ये जेनॉन यहाँ पे ना +8 को चला गया है, +8 को। जेनॉन इज इन +8 स्टेट। The above products are also obtained when HCF6 reacts with alkali. ठीक है, अब फाइनली आया क्लाथरेट्स। क्लाथरेट्स होते क्या है? क्लाथरेट्स इंफ्यूजन कंपाउंड्स होते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज इंफ्यूजन कंपाउंड्स। इंफ्यूजन कंपाउंड्स का मीनिंग कोई बॉन्ड नहीं है, खाली बस बैठ गया है। नोबल गैसेस फॉर्म क्लाथरेट्स, form clathrates. X.6H2O. X can be argon, krypton and xenon. Helium and neon do not form this. Clathrates are not formed by helium neon. नहीं बना है, बिकॉज वो काफी छोटे होते हैं। बस हो गया मेरा पी ब्लॉक। मैंने आधा पढ़ा दिया था, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा काम कम पड़ा। अच्छा, स्ट्रक्चर तो बात कर सकता हूँ, हाँ कर देता हूँ। ऐसा इजी है, बट फिर भी बॉन्डिंग से आता है। आप बॉन्डिंग कर पाओगे तो स्ट्रक्चर कर लोगे। आप ही बता देना मुझे स्ट्रक्चर कहाँ क्या होगा। जैसे स्ट्रक्चर, आपको हाइब्रिडेशन बोलना है, स्ट्रक्चर बोलना है? चलो एक्सेप्ट बताओ, हाइब्रिडेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ जल्दी। sp3d2 और लीनियर। अच्छा, मैं दिखा दूं तो ऐसा होगा जैसे कि जेनॉन कॉन्फ़िगरेशन से तुम्हारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन मतलब 1 2 3 4 5, ये 5s2 5p6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 है। बट डाइफ्लोराइड बनाने के लिए ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को 5s2 5ps2 है, 5p6 में एक इलेक्ट्रॉन को उसने डी ऑर्बिटल को प्रमोट किया है, और ये हाइब्रिडेशन sp3d है। d2 क्यों बोले आप? sp3d ना, d बोले थे क्या? मैंने गलत सुना था क्या? sp3d। अच्छा, sp3d हुआ। sp3d में ना आपके पास 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होने से स्ट्रक्चर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा जाता है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसे आर्ग्यूमेंट के साथ बात करो तो HCF4, अब ये sp3d2 हो जाएगा और स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। और HCF6 की बात करूं तो sp3d3 हो जाएगा, और ये ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है।
या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, और क्या है। तो आप चाहो तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपको, हाँ, XCO3, XCOF4 सब तो पूछ सकता हूँ। जल्दी बताओ तो XCO3 sp3 sp3 ना, हाँ sp3 ठीक, पिरामिडल है ये। XCOF4 कैसा होगा? sp3d2 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल है। अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत है, और नहीं चाहिए, काफी पढ़ लिए पी ब्लॉक। तो आप देखते रहिए, मेरा स्क्रीन देख रहे हैं ना आप? हो गया राइटिंग आपकी? यस सर। तो मैं ना थोड़ा सा अभी मेरा स्क्रीन देखो, मैं थोड़ा अच्छा मैं स्क्रीन बंद करके देखा, मुझे थोड़ा सा हमारा रजिस्टर देखना है। रजिस्टर इन द सेंस सीक्वेंस पे इसके बाद क्या चैप्टर आ रहा है, वो मेरे मेल में होगा, खोल के थोड़ा देख रहा हूँ। सा डी ब्लॉक आता है, लेकिन मुझे डी ब्लॉक नहीं पढ़ाना है, मुझे कोऑर्डिनेशन पढ़ाना है। कोऑर्डिनेशन पढ़ने से ना डी ब्लॉक समझना आसान हो जाता है। बीपीआर इंजीनियरिंग डिवीजन, मैं देख रहा हूँ इसके बाद कौन सा टॉपिक है। काइनेटिक्स के बाद कोलॉइड्स, मेटलर्जी, ग्रुप 15 to 18, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, हाँ डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन है, तो मैं काम करता हूँ, कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ा लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन पढ़ने से डी एंड एफ ब्लॉक आसान लगता है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन की। सोलह घंटा टीचिंग है। डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस मिला के 18 घंटे से ज़्यादा है। अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, जितनी अलॉटेड टाइम है लिया, तो एक 5 हफ्ते के अंदर हम इसे ख़त्म कर लेंगे। 5 हफ्ता मतलब अगस्त मिड तक, तो हम ऑर्गेनिक के एंटर कर पाएंगे, हम लोग एंटर कर जाएंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँ मैं, मुझे कोऑर्डिनेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सुनिए, सीक्वेंस में इसके बाद ऑफिशियली है डी एंड एफ ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन। लेकिन हम कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। नियर फ्यूचर में तो नहीं है ना डी एंड एफ ब्लॉक का टेस्ट? हेलो, डी एंड एफ ब्लॉक का टेस्ट डेट कब है पता है किसी को? अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है सर, कल। मतलब रिसेंट फ्यूचर में तो नहीं है ना? नहीं तो टेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, टेस्ट अगर आ जाएगा ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप ही देखो। नहीं सर, लेट होगा। लेट होगा ना? सितंबर में है। अच्छा मैं भी थोड़ा देख लेता, आप भी देखो। कैलेंडर बैच टीम्स, मेरे पास बहुत सारा टीम्स है। ट्रिपल एस है, टेस्ट प्लानर, ये सबसे लास्ट लेटेस्ट है, ये जून 21। केमिकल काइनेटिक्स, जनरल प्रिंसिपल, आइसोलेशन, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ये एग्जाम 21 अगस्त में आ रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक इसके बाद आएगा। ये जाके सितंबर है, सितंबर तक मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। चलो ठीक है, तो हम
हम ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे। अच्छा, आप लोग का सीबीएसई एग्जाम दो हिस्सों में होगा, कुछ बोल रहे हैं ना? यस हाँ सर, दोनों पेपर एमसीक्यू बोल रहे हैं। अगर वो अभी रिलीज कर देंगे ना, अगर वो प्लान रिलीज कर देंगे तो हम लोग भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपना पैटर्न। सर्कुलर रिलीज कर दिए हैं। नहीं, चैप्टर सर्कुलर तो रिलीज कर दिए, चैप्टर सीक्वेंस रिलीज कर दिए क्या? जो नवंबर में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, कौन से चैप्टर में एग्जाम होगा, वो रिलीज कर रहे क्या? नहीं सर वो टर्म 1 टर्म 2 में बांट रहे सर, और रिड्यूस कर रहा और सिलेबस। अच्छा, जो टर्म सिलेबस नहीं। हाँ, मुझे उन्होंने तो साफ बोल दिया है टर्म 1 वाला टर्म 2 में नहीं यूज होगा, टर्म 2 वाला टर्म 1 में नहीं यूज होगा। वो क्या दे दिए हैं, कौन सा चैप्टर टर्म 1 में है? सर, वो वाला सिलेबस जुलाई को आएगा, लिखा हुआ सर सर्कुलर में। वो आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। नहीं ऐसा हमारा टर्म 1 से पहले हमारा खत्म हो जाएगा। सुनो, अगर इसको समझ लोगे आप, इसकी अप्रोच को समझ लोगे, इसकी क्वेश्चन अगर आप बना लोगे, जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस